So, दिनेश रामदीन, दिनेश राम दिनेश रामदीन, who is the who was the wicket keeper as well as captain former West Indies captain and लैंडल साइमंड्स, इनके साथ साथ में लैंडल साइमंड्स, इन दोनों ने रिजाइन कर दिया है, ठीक है। अनाउंस्ड देयर रिटायरमेंट, रिजाइन क्या करेंगे ये, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ओके, अब जो लैंडल साइमंड्स है, सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कौन है ये। लैंडल साइमंड्स बेसिकली ही इज द राइट हैंड बैटर थे, ओके, एंड ही हैज़ मेड हिज डेब्यूट फॉर द वेस्ट इंडीज इन 2006 in a one-day international against Pakistan. Fine. And Dinesh Ramdeen, he is the wicket keeper and batter as well. Wicket keeper and batter, and he made his debut in Test cricket against Sri Lanka in 2005. So both have announced. Oh, sorry. Both have announced their retirement. ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश, सो हिमाचल प्रदेश बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट, पहला इंडिया का ऐसा स्टेट बना है टू कनेक्ट ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स विद व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, इसने कनेक्ट कर दिया है सारे के सारे रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल को, टू कनेक्ट ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स को किसके साथ, विद व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के साथ, विद एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। So Himachal Pradesh became the first state who it has connect all the regional commercial vehicle, जितने भी रीजन के कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से, जिससे उनकी लोकेशन फाइंड आउट की जा सके। दूसरा, एमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम अनाउंस लगा दिया, जिससे एमरजेंसी हो किसी भी चीज़ की तो उसमें उन्हें एमरजेंसी में रिस्पॉन्स, उन्हें सपोर्ट मिल सके। ओके, द सिस्टम वॉज इनोग्रेटेड बाय whom? दिस सिस्टम वॉज इनोग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हु वॉज ही इज जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर जी हैज़ इनोग्रेटेड इट, कहाँ पे, इन शिमला, शिमला में इनोग्रेट किया। तो शिमला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में ही है। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द फैसिलिटी ऑफ पैनिक बटन, उन्होंने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की है, इंट्रोड्यूस्ड एक फैसिलिटी, किसकी, पैनिक बटन। पैनिक बटन की फैसिलिटी अनाउंस क्या की है, बेसिकली ये भी इंट्रोड्यूस की है कि किसके लिए, अगर विमेंस की सेफ्टी के लिए और चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए जो उस पब्लिक व्हीकल में होंगे। ओके, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, 23rd, टोटल 60 न्यूज़ है। ओके, टोटल 60 है, तो नाउ वी आर ऑन 23rd।
राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह, who is the Union Minister of Ministry of Defense. He has launched 75 newly developed defense product. 75 न्यूली डेवलप्ड, जो बिल्कुल नए तरीके से डेवलप्ड डिफेंस प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। एंड पावर्ड बाय होम, पावर्ड उन्हें कौन पावर कर रहा है? पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। दे आर ऑल पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस technologies. Okay, and this was happened during what? During फर्स्ट एवर, पहली ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाम सुन लेना ध्यान से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस। ओके, सो AIDEF ये फुल फॉर्म है। वैसे तो इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस DEF सिर्फ यही है, ठीक है। और किसके ड्यूरिंग हुई है? ड्यूरिंग फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस सिंपोजियम एंड एग्जीबिशन, Symposium and Exhibition 2022, and this was organized by Ministry of Defense के डिपार्टमेंट में नई दिल्ली में हुआ था ये। ओके, एंड द प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ आज़ादी का आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव। Fine, a celebration of India's 75th anniversary of independence। तो टोटल सेलिब्रेट करने के लिए 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस एंड टू एडवांस द आत्मनिर्भरता इनिशिएटिव, एडवांस कर सके, बढ़ा सके आत्मनिर्भरता इनिशिएटिव को, आत्मनिर्भरता इनिशिएटिव को डिफेंस सेक्टर में। फाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और आत्मनिर्भरता इनिशिएटिव को इंक्रीज किया जा सके डिफेंस सेक्टर में। फाइन, ओके। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू 24 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 से रिलेटेड है। एंड दिस इज रिलीज्ड बाय होम? इट इज रिलीज्ड बाय हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स ने इसको रिलीज़ किया है। और बेसिकली कहाँ पे बेस्ड है? हेनले एंड पार्टनर्स लंदन UK में बेस्ड है। ओके, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या बोला है? जो हमेशा बोलते हैं कि जो जापानीज़ पासपोर्ट है, जापानीज़ पासपोर्ट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल passport is Japanese passport, and it grants hassle-free access to 193 countries, and at second position is Singapore, okay, and South Korea both। दोनों के दोनों ही सेकंड पोजीशन पे है, पहली पोजीशन पे जापान। ओके, अब इसमें इंडिया की रैंक क्या आई है? इंडिया की रैंक 2 अदर कंट्रीज़ के साथ मिलके आई है। इंडिया की, मॉरिशनिया की प्लस तजिकिस्तान की, तीनों की रैंक एक ही आई है। और वो रैंक क्या है? वो रैंक है 87th।
87th रैंक आई है इंडिया की, मॉरिशियाना की और तजिकिस्तान की। एंड दे ग्रांट एक्सेस, वीज़ा फ्री एक्सेस टू 60 कंट्रीज, यानी कि बिना वीज़ा के 60 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया जा सकता है। ओके। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो 4th वर्स्ट है वर्ल्ड में, 4th वर्स्ट है वर्ल्ड में। ओके, इसकी रैंक आई है 109th रैंक आई है। और ओके, तो जो सबसे फर्स्ट रैंक है वर्स्ट में, जो फर्स्ट नंबर पे है वर्स्ट कैटेगरी में, वो है इराक। देन है ये लास्ट पे है, ठीक है। सेकंड लास्ट है सीरिया और थर्ड लास्ट है अफ़गानिस्तान। थर्ड लास्ट, ठीक है। दीज आर द लास्ट एंड दीज आर द फर्स्ट। फाइन, इतना ही होता है कि कौन सा कंट्री का पासपोर्ट मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है वर्ल्ड में। सो इट इज़ जापान। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। 25th नेक्स्ट न्यूज़ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्ड द 4 टायर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, यानी प्रिस्क्राइब किया है। क्या प्रिस्क्राइब किया है? 4 टायर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, यानी कि 4 टायर होंगे रेगुलेटर के, मतलब इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ कोर्स। सो it is finding out the ways how can it regulate well or effectively. So it has prescribed 4 tier regulatory structure, okay, with differentiated regulatory prescriptions for urban cooperative banks. बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें से अलग से रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस दिया जाएगा। किसके लिए? रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, ओके, टू स्ट्रेंथन, बेसिकली मजबूत करने के लिए उनकी फाइनेंशियल रिसाइलेंस को, ओके, एंड टू इन्हेंस देयर एबिलिटी टू फंड देयर ग्रोथ। सो टायर वन में व्हाट इट इज, in tier 1 all the unit urban cooperative banks and salary earner urban cooperative banks irrespective of deposit size and all other urban cooperative banks sorry, with deposit of up to 100 crore. All those urban cooperative banks and salary earners urban cooperative banks irrespective of deposit size with a deposit of 100 up to 100 crore rupees will come under tier 1. In tier 2, urban cooperative banks with deposit of more than 100 crore rupees, okay, and up to 1000 crore rupees, इसमें वो सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। इन टायर 3, urban cooperative banks with deposit of is greater than 1000 and less than or equal to 10,000 crore rupees. In tier, this is the deposit, man. These are the deposits of urban cooperative banks. In tier 4, all those urban cooperative banks with deposit above 10,000 crore rupees. Fine. A minimum net worth of 2 crore rupees for tier 1 urban cooperative bank operating in a single district and 5 crore rupees for all urban cooperative banks has been stipulated. So मिनिमम जो नेट वर्थ होनी चाहिए 2 करोड़ की उन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करते हैं, ओके, एंड 5 लाख रुपीज़, ये मिनिमम होना चाहिए 5 लाख रुपीज़, जो बाकी और सारे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है जो
बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मिलके काम करते हैं। RBI retained the minimum cash reserve and assets ratio requirement for Tier 1 category at the present value of 9%। 9% की कैश रिजर्व एंड एसेट्स रेशो किया है किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये ही इसका मिनिमम CRAR रिक्वायरमेंट है। ये मिनिमम CRAR रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ओके, ऑफ 9% फॉर टायर वन, ओके, टायर 1 स्ट्रक्चर एंड also minimum capital adequacy ratio, minimum capital adequacy ratio कितना कर दिया है? टू 12%, 12% कर दिया है टू इम्प्रूव देयर कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। फाइन एन एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाय हुम, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा रही है, एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा रही है। हु इज़ गोइंग टू हेड इट? ही इज़ हेडेड बाय, इट इज़ हेडेड बाय NS Vishwanathan, who is the deputy governor of Reserve Bank of India. Okay. He has made all these recommendations so that to strengthen or to improve the urban cooperative banks. All these recommendation is given by this expert committee recommendation, this expert committee meeting, and which is headed by whom? Which is headed by NS Vishwanathan, NS Vishwanathan। फाइन, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 26 न्यूज़ पर। 26 न्यूज़ है वर्ल्ड चेस डे से रिलेटेड, वर्ल्ड चेस डे। The World Chess Day is observed across the globe on 20th July 2022 and it is observed by United Nations, okay, across the globe to recognize the importance of chess as an affordable and inclusive activity. Affordable and inclusive activity. Fine. So 20 July 2022 World Chess Day also marks the observation of 98th, क्या करता है? Also इसी दिन 98th anniversary of what? Anniversary of International Chess Foundation, International Chess Federation. So basically 98th anniversary of International Chess Federation, and the first ever United Nations recognized day was observed. The first ever was recognized in 2020. Or what do you know about International Chess Federation, which is also known by the name of FIDE? FIDE, Federation International Das Ichis, Federation International Das Ichis, and president of this is Arkady Dvorkovich, Dvorkovich, okay, and headquarters in Lausanne, Switzerland, headquarters here, Lausanne, Switzerland, okay. Hope it is all clear to you. नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? 27th भूपेंद्र यादव, who is the Union Ministry of Environment and Forest and Climate Change, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and with and Mrs. Nitumba Nadaewa, who is the deputy okay. So Bhupendra Yadav and who is the Union Minister of Ministry of Environment and Forest and Climate Change, with Deputy Prime Minister of
नामीबिया. Okay. Also, they both have signed. And who is she? Her name is Mrs. Nitumba. नितुम्बो नंदी. बस इतना काफ़ी है. नितुम्बो नंदी, who is the deputy prime minister of Namibia, has signed a landmark memorandum of understanding. एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन. किस पे हुआ है ये इम्पोर्टेंट है. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन. बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर और सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन पर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है. ओके. ऑल्सो द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल अलाउ चीता. दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल अलाउ चीता to be transported to India again for its historic representation. Historic representation के लिए they will be transported to India. Fine. And this unique intercontinental translocation would be the first of its kind. ये unique intercontinental translocation, unique intercontinental translocation, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. फर्स्ट है अपने टाइप का. ओके. नेक्स्ट न्यूज़ क्या है. नेक्स्ट न्यूज़ है दिस इज 28th. ओके. 28th. सो सुमन बेरी. अब सुमन बेरी मैंने बहुत बार वीडियोस में रिपीट किया है. हु इज सुमन बेरी. सुमन बेरी इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. नीति आयोग के क्या है, वाइस चेयरमैन है. और ही हैज़ रिलीज्ड, सॉरी, ओके, सो she has released the third edition. तीसरा एडिशन किसका निकाला है. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 का. कहाँ पे. नीति भवन में. नीति भवन जो है नई दिल्ली में. So Suman Berry, who is the vice chairman of Niti Aayog National Institution for Transforming India, has released the third edition of India Innovation Index 2021 at Niti Bhavan in New Delhi. Karnataka has topped the major states category. जो मेजर स्टेट्स कैटेगरी है उसमें कर्नाटका ने टॉप किया है. ओके. और ये थर्ड एडिशन है. इसमें सेकंड पोजीशन किसकी आई है. तेलंगाना की आई है. तेलंगाना. एंड थर्ड पोजीशन पे है हरियाणा. ओके. सो ये हो गया मेजर स्टेट्स में. अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरी और हिली स्टेट्स की, ठीक है, कौन सी कैटेगरी. नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स की बात करें तो उसमें टॉप किसने किया है. उसमें टॉप किया है मणिपुर ने टॉप किया है उसमें. ओके. और मणिपुर ने टॉप किया है. और सेकंड पोजीशन आई है उत्तराखंड की. एंड थर्ड पोजीशन इज ऑफ मेघालय. थर्ड पोजीशन है मेघालय की. फाइन. और अगर इफ़ वी टॉक अबाउट यूनियन टेरिटरीज, then Chandigarh is the top performer. Chandigarh topped. Okay. And followed by Delhi. Delhi is at number 2nd. Chandigarh is at top. Fine. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021. बस इसके बारे में इतना ही है. नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं अब हम. 28. आधा हो गया, आधा और बाकी है. ओके. सो 29th.
सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग है सेंट्रल गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। उसने एक रिपोर्ट रिलीज की है किस पर? डिजिटल बैंक्स पर। रिपोर्ट्स ऑन डिजिटल बैंक्स पर एक रिपोर्ट लॉन्च की है, और जिसका टाइटल इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिलीज नीति आयोग ने की है। ओके, और टाइटल क्या है इस रिपोर्ट का? इस रिपोर्ट का टाइटल है डिजिटल बैंक्स अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजाइम फॉर इंडिया। एक प्रपोजल, किसका प्रपोजल? प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग का एंड रेगुलेटरी रिजाइम्स फॉर इंडिया। रेगुलेटरी रिजाइम्स फॉर इंडिया के लिए। सो डिजिटल बैंक अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजाइम फॉर इंडिया। लाइसेंस करने के लिए और रेगुलेटरी रिजाइम के लिए इंडिया के लिए ये रिपोर्ट लॉन्च हुई है डिजिटल बैंक्स पर। ठीक है, ओके। एंड द रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जो है सुमन बेरी, उन्होंने रिपोर्ट रिलीज की है। फाइन। ऑल्सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है नीति आयोग के, उनका नाम है परमेश्वरम अय्यर। परमेश्वरम अय्यर, उन्होंने मिलकर रिपोर्ट रिलीज की है। ओके, and also this digital business bank may be required to bring in the 20 crore of minimum paid up capital in the restricted phase। जो ये डिजिटल बिजनेस बैंक की बात हो रही है, डिजिटल बिजनेस बैंक की जो बात हो रही है, हो सकता है इसे 20 करोड़ की मिनिमम पेड अप कैपिटल देनी पड़े। इस मिनिमम पेड अप कैपिटल देने पड़े रिस्ट्रिक्टेड फेज में। ओके, एंड या दैट इज़ इट, इतना ही है इसमें। तो नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज की है। नेक्स्ट न्यूज़ इज यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। जो यूनियन कैबिनेट है इंडिया की, चेयर्ड बाय हुम? चेयर्ड बाय पीएम मोदी and approved the signing of memorandum of understanding। they have approved the signing of memorandum of understanding। कौन से फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ जुडिशियल कोऑपरेशन। फील्ड इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इन द फील्ड, कौन से फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ जुडिशियल, फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन द फील्ड ऑफ जुडिशियल कोऑपरेशन बिटवीन whom? between which countries? between India and between judicial service commission of Maldives। So Union Cabinet, which is chaired by Prime Minister Modi, has approved the signing of memorandum of understanding in the field of judicial cooperation between India and Judicial Service Commission of Maldives। Fine. And the memorandum of understanding with Maldives is the 8th agreement by India with other countries in the field of judicial cooperation। So this is the 8th agreement. Which India has done by itself in the field of judicial cooperation with 7 other countries। India has done the same, and this is the 8th agreement basically। Fine, okay, this much is clear। और both the sides will exchange knowledge and technology। एक्सचेंज करेंगे क्या? what they are going to exchange? They are going to exchange knowledge, they are going to exchange technologies in judicial and other legal areas। Okay, and further the objectives of neighboring first policy, they will improve, or they will try to achieve this objective of neighboring first policy। Okay, next news is related to Airport Authority of India। Airport Authority of India, Leh, which is in Leh Airport in Ladakh। Okay,
Here it is being built at as India's first carbon neutral airport. It is India's India का first carbon neutral airport. Carbon neutral airport. Okay. And a geothermal system in hybridization with solar photovoltaic plants will be provided in new airport terminal building for heating and cooling purpose. This is very important कि एक geothermal system जो hybridization में होता है, geothermal system which is present in hybridization with what, with solar voltaic plants के साथ, with solar photovoltaic plants के साथ will be provided in this new airport terminal building. New airport terminal building में ये मिलेगा. Okay, and for heating and cooling purposes के लिए, basically for heating and for cooling purposes. Fine. And the system works by exchanging heat between the air and the ground as its heat pumps are used for space heating and cooling as well as water heating. And the main feature of this process is that naturally existing heat is concentrated and used. Okay, hope it is clear. नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाता है. नेक्स्ट न्यूज़ है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड. यूरोपियन, माई hand start hurting. So European Investment Bank is the leading arm of European Union. ये तो मैं पता ही है leading arm है किसकी, European Union की. Has joined the India-led coalition for disaster relief infrastructure as parts of efforts to limit damage caused by climate changes. So it has joined what? It has joined India-led. India is the creator of this India-led coalition for disaster resilient infrastructure. Coalition for disaster resilient infrastructure for what? For an effort to limit damages caused by climate change. Okay, होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है. So European Investment Bank, which is the leading arm of European Union, has joined India-led central, मैं फुल फॉर्म में लिखूँगा इसकी, coalition for disaster resilient infrastructure. Disaster resilient infrastructure. Fine. Okay. So European Investment Bank also planned to double its annual investment in India. It is also trying to double its annual investment. Annual investment इंडिया में कितनी फ्रॉम डबल करना चाहता, अभी कितनी है, 500 मिलियन यूरो से डबल करना चाहता है इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 सालों में. फाइन, बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं. नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाता है. न्यूज़ नंबर 33. वर्ल्ड बैंक, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया will provide a financing facility worth कितनी, $200 million, around 1600 crore rupees through the World Bank for the Himachal Pradesh Power Sector Development Program. So Government of India will provide financing facility of around $200 million, which is 1600 crore rupees, through World Bank. For which state? For Himachal Pradesh Power Sector Development Program. Himachal Pradesh Power Sector Development Program.
पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम विल बी एस्टिमेटेड एज अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ रुपीज़। 2000 करोड़ रुपीज़ की टोटल आउटले बनाया गया है। ओके, एंड द फंडिंग फ्रॉम द वेस्ट बंगाल इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल बाय द बिगिनिंग ऑफ 2023 एंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल बी completed in 5 ईयर। तो 5 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 2023 की बिगिनिंग से। ओके फाइन, दिस मच इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? न्यूज़ नंबर 34, न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड 5 न्यू प्रोजेक्ट। हैज़ अप्रूव्ड व्हाट? 5 नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं वर्थ 875 मिलियन यूएस डॉलर। किसके लिए? फॉर वाटर, फॉर इको सैनिटेशन, फॉर इको टूरिज्म, ओके, फॉर ट्रांसपोर्ट। So, New Development Bank has approved 5 new projects worth 875 million US dollar for water, sanitation, ecotourism and transport, and the investment will support investment commitment by what? By which countries? By Brazil, by China and India. Okay, towards sustainable development goals. Whatever the aim or whatever the objectives of these 3 countries towards achieving the commitment which they had made towards sustainable development goals, and basically it will help them to do this. New development, that is the reason why New Development Bank has approved 5 new projects worth this for this. Okay, and Brazil New Development Bank, Brazil में New Development Bank will channel कितना? हर एक country का, in each country there is different amount to be sanctioned. So in Brazil, New Development Bank will channel around 300 million US dollar for the project, and that will be implemented by a company which is not important. The name of the company is not important. And in China, a New Development Bank approved investment of 265 million euro. Okay, new development, these are the approval of New Development Bank towards different countries. And in India, New Development Bank has approved 79 million US dollar only. Okay, and for what? For Meghalaya ecotourism infrastructure development project के लिए, for मेघालय ecotourism infrastructure development project के लिए, infrastructure development project के लिए. Okay, so in these different three countries, different allocations was done by New Development Bank, and different approval was given for their new projects. Their new project and which companies are involved, this is not important in respect to other countries, but if in India, so it is important that it is New Development Bank has approved this much amount for Meghalaya ecotourism infrastructure development project. Okay, now next news is Finance Services Institution Bureau. Financial Service Institution Bureau. Okay, full form of what? FSIB, Financial Services Institution Bureau, has recommended Raj Kiran Rai, who is the former managing director of Union Bank of India. Okay, and he has been recommended by Financial Services Institution Bureau for the position of managing director at National Bank for Financial National
बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर. So this is a recommendation. Okay, this is the recommendation, this is not the confirmation, it is just a recommendation. So Financial Services Institution Bureau has recommended the name of Raj Kiran Rai, who is the former managing director of Union Bank of India, as the managing director of NABFID, National Bank for नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट. जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है या फिर जो भी डेवलपमेंट है उसमें अगर उन्हें क्या करनी है, उसमें अगर फाइनेंसिंग करनी है तो उसके लिए इनके मैनेजिंग डायरेक्टर की रिकमेंडेशन आई है. सो ही इज़ द फर्स्ट एवर कैंडिडेट टू बी रिकमेंडेड बाय FSIB. ओके, फर्स्ट एवर. और नेफिड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. नेफिड इज़ अ न्यूली क्रिएटेड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. क्या है ये? न्यूली क्रिएटेड डेवलपमेंट फाइनेंस institution which aims to support the development and of long-term non-recourse infrastructure financing, and financial services infrastructure board basically has replaced the bank board bureau. This work, which is done by FSIB right now, was done by bank board bureau, but now all the work has been, you know, transferred to this organization, this institution. Fine. Now next news क्या है? Next news is PM Modi has unveiled the pilotless drone. Unveiled pilotless drone. Pilotless drone. The name is Varuna. Okay, and this is India's first indigenous. This is India's first पहली indigenous human passenger. Human passenger. So basically, this is India's first indigenous human passenger drone during Naval Innovation and Indigenization Organization seminar Swavlamban at Dr. Bhim Ambedkar International Center in New Delhi. So during this seminar, which was inaugurated, or which was held at Dr. Ambedkar International Center in New Delhi, during this seminar, PM Modi unveiled this pilotless drone. Okay, and this was the seminar from Naval Innovation and Indigenization Organization. कहाँ से था ये सेमिनार? नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. फाइन. एंड इट वाज डेवलप्ड बाय अ स्टार्टअप. कौन सा स्टार्टअप था? सागर डिफेंस इंजीनियरिंग. स्टार्टअप वाज सागर डिफेंस इंजीनियरिंग. सागर डिफेंस इंजीनियरिंग. Okay, and this Varuna has a range of 125 kilometer with a carrying capacity of payload of 130 kg payload carry कर सकता है, and around 25 to 33 times 33 minute of flight time. ये क्या है? फ्लाइट का टाइम है. 25 to 33 मिनट का फ्लाइट टाइम है. ओके, फाइन. Next news is, these are 36. Now next news is International Moon Day, 37th International Moon Day 2022, observed every year on 20th July 2022. Okay, to commemorate the anniversary of first landing of lunar surface to
commemorate anniversary of first landing of lunar surface की ओके बाय ह्यूमंस के थ्रू कब हुई थी ये 20 जुलाई 1969. So to commemorate the anniversary of first landing of lunar surface first landing of the lunar surface by humans on B 20th July 1969 with the United States का अपोलो 11 मिशन अपोलो 11 मिशन ओके बस इसमें यही है कि इंटरनेशनल मून डेज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 20 जुलाई 2022. फाइन. नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ इज द प्रेसिडेंट ऑफ COP26 के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है आलोक शर्मा. नाम क्या है? आलोक शर्मा. COP इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. कॉन्फ्रेंस ऑफ parties. Alok Sharma was on a visit to India on 21 to 22 July. He was a visit to India. Okay, he was a visit to India during which National Institution for Transforming India launched two significant collaborative initiatives. So, Niti Aayog during his visit launched two very important, very significant United Kingdom Niti Aayog collaborative initiatives. Okay. Also, E-Amrit mobile application was also launched. E-Amrit अमृत की फुल फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है. सो अमृत की फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड ई-मोबिलिटी रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन. इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन के लिए e-mobility revolution, accelerated e-mobility revolution for India's transportation. This mobile application was also launched to raise awareness on electric mobility पर. Fine. And report on advanced chemistry, cell battery reuse and recycling market is also done. What? एक रिपोर्ट रिलीज की गई किस पर? एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी रीयूज एंड रिसाइकलिंग मार्केट इन इंडिया. And these were launched by COP26 President Alok Sharma, Vice Chairman of Niti Aayog, Mr. Suman Berry, and Chief Executive Officer of Niti Aayog, Mr. Parmeshwaram Iyer. Fine. Now let's move on to next news number 39. So, Mansukh Mandavia, who is the Minister or Union Minister of Ministry of Chemicals and Fertilizers, has introduced three schemes. He has introduced three sub-schemes. To strengthen MSME sector in the pharmaceutical industry. बेसिकली मजबूत करने के लिए MSME सेक्टर को MSME सेक्टर in the pharmaceutical
industry. Okay, under the parent scheme. Under which scheme? Its parent scheme. The name of the parent scheme is Strengthening Pharmaceutical Industry, SPI. Okay, and the Small Industries and Development Bank of India will serve as a project management consultant. SIDBI, the Small Industry Development Bank of India, will act as a project management consultant. Project management consultant. And which are these sub schemes under SPI? That is strengthening pharmaceutical industry, pharmaceutical technology upgradation assistance scheme, assistance to pharma industry for common facilities scheme, pharmaceutical and medical device promotion and development scheme. So these are the three schemes. Fine. Also, what are the objective of strengthening pharmaceutical industry? So basically to strengthen the existing infrastructure facility in order to make India a global leader in pharma sector. फाइन, होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है बजाज अलायंस, बजाज अलायंस जर्नल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जर्नल इंश्योरेंस company limited became the first company to launch करने के लिए क्या लॉन्च किया है उन्होंने? पे एज यू कंज्यूम, पे करो एज यू कंज्यूम, जितना तुम कंज्यूम करोगे उतना ही पे करो। एन एड ऑन मोटर इंश्योरेंस कवर अंडर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सैंडबॉक्स रेगुलेशन। तो ये हमने कवर भी किया था। तो एक इसके अंदर है अंडर इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के सैंडबॉक्स रेगुलेशन के हिसाब से, सैंडबॉक्स रेगुलेशन के हिसाब से बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च पे एज यू कंज्यूम एंड एड ऑन मोटर इंश्योरेंस कवर अंडर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सैंडबॉक्स रेगुलेशन, एंड customers can now choose the insurance coverage based on their vehicle usage. Okay, fine. कि whatever the if vehicle is not in use for the last 6 months, okay, so you are not going to spend your money on the insurance or for that vehicle, because whenever you will use that vehicle, whenever you will go outside with that vehicle, and whatever how much kilometer it will you know go, according to that insurance cover will work. It is not that, it is not a time bound thing. Now this is, that is the reason why it is of first of its kind, because this is not of time bound, this is of uh, you know of according to use. Okay, so fine. अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू एशियन डेवलपमेंट बैंक। Asian Development Bank basically has downgraded its economic growth forecast for India to 7.2% for 22-23 from 7.5%. So downgraded its economic growth forecast for India to 7.2% for 2022-23 from 7.5%. Okay, and also higher than expected inflation and monetary tightening. Also, for financial year 24, it lowered the GDP growth estimate to 7.8%. Earlier it was now. Earlier it was 8%. Okay, so it has also lowered the GDP estimate for 2024 also. Okay,
And inflation forecast for India increased to 6.7%. जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट था, आई होप आपको विजिबल हो, जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट था वो भी इंक्रीज हुआ है, 6.7% हो गया है नाउ, अर्लियर इट वॉज 5.8%। फाइन, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू 42nd द्रौपदी 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 मुर्मू द्रौपदी मुर्मू who was the former governor of Jharkhand now and elected as the 15th president in the 16th presidential election. Please, take care of it. She became the 15th president in 16th presidential election, not 15th, 16th presidential elections, and she is the first ever tribal to hold the top constitutional post and second women president after Pratibha Patil Murmu, and of age 64, will be the youngest and India's first president to be born after independence. It is very important that she aged 64, okay, and she is the youngest and first president to be born after independence or okay, and she belonged to basically Odisha. And which tribe she belongs to? She belongs to Santhal tribe in Odisha. Okay, now next news is related to Sri Lanka. Sri Lanka, Dinesh Gunawardena become the 15th Prime Minister of Sri Lanka after the resignation of whom? Ranil Wickremesinghe, who was in presence of whom? In presence of Ranil Wickremesinghe, president. He is the president. President कौन है? गोटाबाया राजपक्षा के पहले थे, उनको रिमूव करके उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था. आफ्टर दैट he became the 15th Prime Minister of Sri Lanka in presence of President Ranil Wickremesinghe. Okay. So about Dinesh Chandra, that is it. And he belongs to Mahajana Ek Saath Peramuna party. Not important. So yes, this is it. Next news is related to Burhanpur district of Madhya Pradesh, and this district became the India's first Har Ghar Jal certified district.
Har Ghar Jal certified district, with all the 254 villages in the district having access to safe drinking water under Jal Jeevan Mission, and this was announced by Ministry of Jal Shakti, that Burhanpur district of Madhya Pradesh became India's first Har Ghar Jal certified district. Uh, as of now, Goa, Telangana, Haryana, and three union territories under which Andaman and Nicobar, Dadra and Daman Haveli, and Daman Diu, Dadra and Nagar Haveli, and Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli, and Daman and Diu, and Pondicherry have provided 100% tap water coverage. 100% tap water coverage. Fine. Now let's move on to next news. Next news is uh, India's first of its kind. India का first of its kind brain health clinic. Brain health clinic was inaugurated by Karnataka Health Minister Karnataka Health Minister K. Sudhakar at in Bangalore. Bangalore में India's first of its kind brain health center. Okay, and this was launched on World Brain Day. Launched on World Brain Day, which is observed every year on 22nd of July. Fine. And treatment for mental health will be available at 243 Nama clinics that will become functional soon. So, treatment for mental health. Treatment for mental health will be available at 243 Nama clinics. Nama clinics. Fine. This is that's it. Not much important, but yes, this is important that India's first of its kind brain health center was inaugurated or was launched in Bangalore, Karnataka, and on the day of World Brain Day, which is observed every year on 22nd July. Okay, now let's move on to next news. Next news of that will be next news 46th. Okay, so 46th. So um, there is a conclave, 17th Confederation of Indian Industry Exim Bank conclave. Okay, and where it is on India Africa Growth Partnership, on India Africa Growth Partnership. 17th Confederation of Indian Industry Exim Bank conclave on India Africa Growth Partnership was held in न्यू दिल्ली. कहाँ पे हुई है ये? न्यू दिल्ली में हुई है ऑन 19th to 20th July in hybrid format. Hybrid format में. Okay, and the theme is creating shared future. Theme is
creating shared future futures, and it was organized by Confederation of Indian Industry in partnership with organized by Confederation of Indian Industry in partnership with Ministry of Commerce and Industry and Ministry of External Affairs. Okay, and this was the first such high level investment meeting in New Delhi. National Thermal Power Corporation also, which is also known by the name of National Thermal Power Corporation Limited, and Masin. Masin is Moroccan Agency for Sustainable Energy. Moroccan Energy for Sustainable Energy signed a memorandum of understanding for cooperation in the field of renewable energy sector. Renewable energy sector. Okay, and the agreement between Namibia and India on authorizing spouses and dependents of members of diplomatic mission to engage in gainful employment. The memorandum of understanding between National Forensic Science University of India and Namibian Police Forensic Science Institute and MOU signed between India and Namibia are on wildlife conservation and sustainable biodiversity utilization are some of the main memorandum of understanding signed between India and Namibia. Fine. ओके सो ये तो हमने अभी पढ़ा है कि इंडिया और नामीबिया के बीच में जो वाइल्ड कंजर्वेशन से हुआ है, एक हुआ था अ, इंडिया और नामीबिया के बीच में बिटवीन नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड नामीबियन पुलिस फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट. नामीबियन पुलिस फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट एंड नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बीच में. नेक्स्ट न्यूज़ है कैनरा बैंक से रिलेटेड. कैनरा बैंक हैज़ लॉन्च्ड इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप. मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कैनरा AI1 mobile banking app, and which is a one-stop solution for more than 250 features to cater to the banking needs of its customers, to fulfill all the banking needs, all kind of banking needs of its customers, and it will be available in 11 languages to cater to multiple mobile apps working in silos for availing different specific services. Okay, and what do you know about Canara Bank? So basically, Canara Bank established in 1906, it was nationalized in 1969, and who is the current managing director and chief executive officer? He is Lingam Venkat Prabhakar. And headquarter is in Bengaluru, Karnataka. Fine, this much is done. Let's move on to next news. 48th 48th Unique Identification Authority of India. Unique Identification Authority of India has developed and launched. डेवलप भी किया है एंड लॉन्च भी किया है क्या? न्यू मोबाइल ऐप. नया मोबाइल ऐप नेम इज आधार फेस रेड. आधार फेस रेड, which is a face authentication feature to verify Aadhaar number holder's identity. Okay, so Unique Identification Authority of India has developed and launched new mobile Aadhaar face reader, which is a face authentication feature to verify Aadhaar number holder's identity. Aadhaar
नंबर होल्डर आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, सो फेस ऑथेंटिकेशन इज कंसेंट बेस्ड. If someone wants to do that, they can. It is not mandatory. Okay, face authentication. It will enable citizens to use face authentication for several other apps, including Jeevan Praman, okay, ration distribution, COVID vaccination app, scholarship schemes, and farmer welfare schemes like PM Kishan. And for that, they have developed and launched this mobile app. Okay, basically for these kind of services. And who is the chief executive officer of UIDAI is Saurabh Garg, and headquarters in New Delhi. Okay, let's move on to next news, 49th. So, what related to cricket? Rohit Sharma, Rohit Sharma, who led Indian cricket team, okay, who is the captain of Indian cricket team, has defeated whom? टीम इंग्लैंड को हराया है. ओके, एंड विच इज़ लेड बाय whom? जोस बटलर. ओके, किस में हराया? T20 में एंड वनडे इंटरनेशनल में, ODI. ओके, एंड won both the series of England tour to UK. England tour to UK, so won both the series. Fine. And Hardik Pandya became the first Indian player to scalp 4 wickets and score a half century in single T20 match. Half century single T20 match में. Okay. And with this record, Hardik has joined the list of Dayne Bravo, सैन वॉटसन एंड मोहम्मद हफीज़, क्योंकि हार्दिक पांड्या बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर. ऐसे पहले भारतीय प्लेयर बने हैं जिन्होंने 4 विकेट एंड स्कोर अ हाफ सेंचुरी इन सिंगल T20 मैच में ऐसा किया है. दोनों चीज़ें की है. ठीक है, और ऐसा करने वाले कौन कौन है? ऐसा करने वाले शेन वॉटसन थे जो ऑस्ट्रेलिया के थे, मोहम्मद हाफिज़ थे जो पाकिस्तान के थे, और दायने ब्रावो थे जो वेस्ट इंडीज़ के थे. फाइन, सो ही हैज़ जॉइंड दिस लिस्ट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. ऑल्सो रोहित शर्मा became the first captain in the history of cricket to win. फर्स्ट कैप्टन क्रिकेट की हिस्ट्री में टू विन 14 consecutive T20 मैचेस. T20s यानी कि 14 consecutive T20s जीते हैं. ओके, एंड द फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी also created history by becoming the fastest Indian bowler to reach 150 ODI wickets. ठीक है, फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू रीच 150 वनडे इंटरनेशनल विकेट्स, एंड विद हिज 3 विकेट्स इन द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल अगेंस्ट इंग्लैंड, शमी took his tally of wickets in one-day international cricket to 151 in 80 matches. Fine. Okay. Yeah, that is it. Next news is National Broadcasting Day. National Broadcasting Day 2022
is celebrated across India on 23rd of July 2022. So National Broadcasting Day 2022 was celebrated on 23rd of July in India to commemorate the first radio broadcast. पहला रेडियो broadcast aired from Indian Broadcasting Company on 23rd July 1927, and Indian Broadcasting Company was a private radio station based in Bombay. So Indian Broadcasting Company was a private company, okay, based in Bombay, now Mumbai. Fine. And the Radio Club of Bombay made the first ever broadcast in India in June 23, 1923. जो रेडियो क्लब था, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे फर्स्ट एवर ब्रॉडकास्ट हुआ था इंडिया में, वो हुआ था जून 1923 में. Okay, and the year 2022 marks the 95th anniversary. This is the 95th anniversary of the establishment of All India Radio, which was formerly known as Indian Broadcasting Company. Indian Broadcasting Company, and the motto of All India Radio is Bahujan Hitaya. Bahujan Hitaya and Bahujan Sukhaya. Bahujan Sukhaya is the motto of All India Radio and has the purpose of educating, informing and entertaining the masses. Since 1957 All India Radio has been officially called Akashvani. So since ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1957 से ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी बोला जाता है. आकाशवाणी means voice or announcement from the skies and is owned by Prasar Bharati. Owned by Prasar Bharati, India's largest public broadcasting agency. इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी. Fine. Now let's move on to next news. खत्म ही होने वाली है. Okay. Now this is 51st. Ministry of Power organize. जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ऑर्गेनाइज उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य फेस्टिवल. कहाँ पे? गोवा में. ओके. And the Bijli Mahotsav are being celebrated all over the country under the umbrella scheme of Ujjwal Bharat Ujjwal Bhavishya Power 2047 for more public participation and getting across the development of power sector to the citizens at large. So Ministry of Power organizes Ujjwal Bharat Ujjwal Bhavishya Festival in Goa, and Bijli Mahotsav are being celebrated all across the country. ठीक है, all over the country. Fine, under the theme of Ujjwal Bharat Ujjwal Bhavishya. Fine. Next news is related to 47-year-old Nepali Sherpa, whose name is Shanu Sherpa, and he has become the first climber in the world to summit
14 summit, 14 highest mountains, 14 highest mountains, okay, and which are higher than 8,000 meters for the second time. For the second time. So Sanu Sherpa, he is from Shanku Wasaba district. He is from Shanku Shanku Wasaba district in East Nepal. Okay, and he has reached the top of Pakistan Gasir Brahm second, which is at 8,035 meter and is the 13th highest. It is 13th highest. ठीक है, fine. So next news is न्यूजीलैंड के जो ऑलराउंडर है, न्यूजीलैंड ऑलराउंडर whose name is Bracewell. Michael Bracewell has become the first cricketer to take a hat trick in his first ever to take hat trick. Okay, in his first ever over in T20 cricket. Fine. And the 31-year-old off-spinner dismissed Ireland Mark Adair. Not important, but this is the thing. In New Zealand all-rounder Michael Bracewell has become the first cricketer to take a hat trick in his over. First ever over in T20 cricket. Okay. Next news is a 94-year-old sprinter. This is very important news. A sprinter from India. From India, name is Bhagwani Devi Dagar. Won the gold medal in 100-meter sprint. 100-meter sprint में, okay, at World Masters Athletic Championship. World Masters Athletics Championship held in Finland. Okay, and this was held between 29th June to 10 July. And she won the gold medal with a time of 24.74 seconds and also bagged a bronze medal in shot put. Shot put. Fine. Let's move on to next news. Next news is what does Article 153 tell us? Article 153 of Indian Constitution provide for every state to have a governor. Provide for every state to have a governor. एक governor होना चाहिए. Article 53 tells us about it. Okay. Further, the 7th Constitutional Amendment Act of 1956, 7th Constitutional Amendment Act of 1956 has added a provision under Article 153 which provides for the same person to act as the governor of two states. To act as same person to act as governor of two states. Because recently what happened is uh, 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 governor of Jharkhand, Draupadi Murmu, has resigned from the post. Why? Because she was nominated for the presidential post of India. Okay, so in her place, for the time being, another governor
from another state for the addition, has given the additional charge. Okay, for that is the reason why this article is discussed. So, Seventh Constitutional Amendment Act of 1956 has added this provision of that same person, if he is acting as the governor of one state, can act as the governor for another state also at the same time, for the as additional, take additional charges. Fine. Let's move on to next news. Next is Google basically commemorated Indian poet, which Indian poet? Nalapad, Nalapad Balamani Amma का 113th birthday on 19th July 2022. Okay, with a unique doodle illustrated by Kerala based artist Devika Ramachandra. Okay, this has been illustrated by whom? This has been illustrated by Devika Ramachandra. Devika Ramachandra. Fine. Let's move on to next news. 57th. Okay. So Adani Sports Line. Adani Sports Line. This is the sports arm of Adani Group. Announced the name of its team in announced name of its team. Name of its team where in United Arab Emirates International League T20. International League T20 as Gulf Giants. As Gulf Giants. So Adani Sports Line, which is an arm of Adani Groups, announced the name of its team in United Arab Emirates International League T20 as Gulf Giants. Fine. Okay. And it has also hired former Zimbabwe captain Andy Flower. Andy Flower, Zimbabwe. Okay, as head coach. Head coach. Fine. And that will basically, this event will take place between January and Feb in 2023. Okay. Now let's move on to next news. 19th edition of Asia Games. 19th edition of Asian Games 2023. Asian Games 2023 will be held in Hangzhou, China. ठीक है. So the Olympic Council of Asia announced, it has been announced by whom? It has been announced by Olympic Council of Asia. Olympic Council of Asia has announced that China is set to host the postponed Asian Games in September 2023. September 2023, and this edition will be held in Hangzhou, China from 23rd September. Fine. Next news is, and the second last news is, 53rd edition of International Film Festival of India is scheduled to be held in Goa, okay, between 20 to 28th November 2022. Okay, so 53rd Internet Information Broadcasting Minister, who has announced it? Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur. Anurag Singh has announced that the International Film Festival of India aims to promote the business of cinema for the benefits of film industry and to boost the creative economy of India. To boost creative economy of India.
Okay, and this is the 53rd edition. Yeah, last news is Jilip La. Jilip La basically has an elevation of 14,390 feet, or we can say 4,390 meter. Is a high mountain pass. High mountain pass between what? Between Pakyong district के बीच में, which is in Sikkim, and Tibet autonomous region. Tibet autonomous region, which is in China, and it is on a route that connects Lhasa to India. It is on a route that connects Lhasa to India, and the pass is about 4 kilometer long. Okay, 2.5 millimeter of south of Nathula, basically 2.5 milliliter south of Nathula के. Okay. Oh, okay. Nathula, and is slightly higher, and it was frequently used for trade. Basically, frequently used for trade between Tibet and India. This was basically used for at that time at during British Raj. During British Raj, if I'm talking about, with Kalimpong services as the contact point. ओके, कालिम्पोंग क्या था? इसके बीच में, इंडिया और तिब्बत के बीच में कालिम्पोंग एक जगह थी जिसको बोला जाता था कॉन्टैक्ट पॉइंट. कॉन्टैक्ट पॉइंट, फाइन. और जो मैन मैको लेक है, मैन मैको लेक, ये बेसिकली बिलो है किसके? जिलीपला के. जिलीपला के नीचे तो क्या है? जिलीपला has an elevator of 14,390 feet, which is also 4,390 meter. It is a high mountain pass between Pakyong district, Sikkim, India, and Tibet autonomous region. Okay, and this is the route. It is on a route that connects Lhasa to India, and it is a 4 kilometer and 2.5 miles south of Nathulas. Okay, and this route was basically used for trade between India and Tibet during British Raj, and the Kalimpong was the point which is known by the name of contact point, and also Manmako Lake is below द जिलेबला. ओके, सो ये हमने कंप्लीट कर लिया है. टोटल हमने कंप्लीट कर लिया है 17 से लेकर के 25 जुलाई तक के करंट अफेयर्स. ओके, सो हमने पूरा फिनिश किया है, और अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है. अभी हम नेक्स्ट करेंगे, और इसका हमें रिवीजन भी करना है, बिकॉज हमने अभी कर लिया और हमने इसको रिवाइज नहीं किया, तो ये सब वेस्ट हो जाएगा अगर हमने रिवाइज नहीं किया, क्योंकि चीज़ें तभी याद रहती है जब उनका आप बार बार रिवीजन करते हैं. तो प्लीज़ यही करना है, और मैं खुद इसका दोबारा रिवीजन करूँगी और दोबारा से ऐसे ही सेम वीडियो बनाऊँगी. मे बी उस टाइम वो वीडियो छोटी हो जाएगी, क्योंकि मैं उसका रिवीजन करूँगी और कराऊँगी, तो छोटी होगी. ओके, थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, एंड वॉट एवर यू आर डूइंग, डू इट ग्रेट.